अ, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम कैसे है अभिषेक जी आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं वहाँ पे जर्मनी में? मैं बहुत बढ़िया हूँ, स्वागत है आपका। हम लोग अभी लाइव हैं चाणक्य पॉलिसी फाउंडेशन के सीपीएफ डायलॉग्स के सिलसिले में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कोविड-19 जैसा हम लोग सब समझ रहे हैं अभी कि कोरोना वायरस से पूरे विश्व में एक त्राहिमाम मचा हुआ है। तो एजुकेशन सेक्टर पर इसका एक विशेष प्रभाव पड़ा है, खासकर हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चों पर। आप पिछले कई सालों से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इस सीरीज़ की शुरुआत ही आपसे करने की सोची कि आज हम लोग जानने की ये कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस का प्राइमरी एजुकेशन पर बेसिकली क्या प्रभाव पड़ा है। उस जाने से पहले मैं आपसे एक बार ये जानना चाहूँगा इन ब्रीफ कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर ऑफ दिस कोविड-19? तो एक तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया इस विषय पे बात करने का। ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि स्पेशली पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 91% बच्चे अपने घरों में हैं और लॉकडाउन की वजह से वो क्लासरूम में नहीं हैं। तो जैसे पूरी दुनिया का हाल है वैसे ही इंडिया में भी एक मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो हैं हमारे देश के, वो कहीं न कहीं पूरी तरह से लर्निंग से डिस्कनेक्टेड है। और जब मैं बात बोलता हूँ मेजॉरिटी ऑफ बच्चे, तब मैं बात करता हूँ सरकारी स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल्स की। और इंडिया की, चूँकि इंडिया ज़्यादातर जो है जो हमारा स्कूल्स हैं वो एक तरह से रूरल बेल्ट में है, ट्राइबल बेल्ट्स में है। काइंड ऑफ अंडर प्रिविलेज जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उनके बच्चे ज़्यादातर जो हैं, जो अ, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, दूर-दराज के इलाकों में पढ़ते हैं, वो कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हो गए हैं आज के समय में। तो मुझे लगता है कि अगर कोविड-19 का लर्निंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो तो बाद के दिनों में असेसमेंट किया जाएगा। लेकिन कोविड-19 का ओवरऑल एजुकेशन के हिसाब से इम्पैक्ट को देखें, तो आज के दिन में मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं, वो एक तरह से पूरी मतलब लर्निंग से डिस्कनेक्टेड हैं और उनका जो ये डिस्कनेक्शन है, वो आने वाले दौर में, आने वाले समय में उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मैं देख रहा हूँ। साथ ही साथ में पॉजिटिव इम्पैक्ट के हिसाब से भी कई सारी चीज़ें देख रहा हूँ कि जो सरकारी स्पेशली इंडिया में जो ऑलमोस्ट लगभग 1.5 मिलियन जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, उस उन वहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेकर, खास करके डिजिटल एजुकेशन को लेकर एक अवेयरनेस आई है। डिजिटल एजुकेशन को लेकर लोगों का एक अटैचमेंट भी बढ़ा है और डिजिटल एजुकेशन कैसे कंटेंट तैयार हो सकते हैं, रिमोट लर्निंग का प्रोसेस क्या हो सकता है, उसके बारे में एक अच्छा खासा उनकी एक अवेयरनेस भी बढ़ी है। और सरकार का, खास करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डिपार्टमेंट, जो स्टेट है, स्टेट का जो रोल हो सकता है इसमें, जो एनजीओज हैं, उन सब ने एक अहम रोल प्ले किया है कि जो बच्चे कहीं ना कहीं इस रिमोट लर्निंग के थ्रू अगर जिस तक एक्सेस हो सकता है एजुकेशन, उनको प्रोवाइड कर सके क्वालिटी लर्निंग के हिसाब से भी। और कहीं ना कहीं इस मुश्किल दौर में जब सब परेशान हैं, तो हमारे बच्चे परेशान ना हो, तो उनको इस करने की भी कोशिशें चल रही। तो मैं इसको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखता हूँ कि बहुत तरह की समस्याएं भी आई हैं, तो बहुत तरह की एक लर्निंग भी हुई है, और जो आने वाले दौर में काफी यूजफुल रहेगा। मैं एक सर्वे को हाइलाइट करते हुए क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी जी। हाल ही में स्टैटिस्टिका एक उसके वेबसाइट के ज़रिए से एक सर्वे आया जिसमें 81% पेरेंट्स का ऐसा मानना था कि जो कोरोना के टाइम में स्कूल्स हैं, वो क्लोज़ रहने चाहिए। सो जी। एक मेंटालिटी जो है मतलब कि कैसे बच्चों के हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इससे क्या हम्म। लगता है आपको ये जो टाइम का लॉस है, इतने 2 हम्म। महीने का और अभी हम नहीं जानते हैं कि आगे अगले कितने महीनों तक ये लॉस होगा। सो व्हाट डू यू हम्म। थिंक ये टाइम लॉस को जो एजुकेशन का लॉस है उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें देखना होगा कि मैं मानता हूँ कि ये जो कोरोना आया है, वो ऐसे टाइम पे आया है जब हमारे एकेडमिक सेशंस पूरे हो रहे थे। ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह पे एग्जामिनेशन हो रहे थे, कई जगह चल रहे थे। तो
हमारा एकेडमिक सेशन का लॉस उतना नहीं हुआ अगर ये सेम कोरोना का पूरा लॉकडाउन जो है वो अगर सितंबर अक्टूबर के आसपास में आता या अगस्त से शुरुआत होती इसकी, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लॉस होता। तो एक एक पर्सपेक्टिव में मुझे लग रहा है कि एक बेस्ट पार्ट जो है वो मुझे ये लगा। दूसरा है क्या कि फिर से मैं अगर गवर्नमेंट स्कूल्स के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो निश्चित तौर से बच्चों का जो हेल्थ है उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं पेरेंट्स, और वो कतई नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को इस वायरस की चपेट में वो आ जाए। तो वो नहीं जाना चाहते, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं इसको इस तरीके से भी देख रहा हूँ कि अ, अभी जो लॉस हो रहा है उनका एकेडमिक सेशन में, जैसे अभी अमूमन क्या होता है कि अप्रैल के महीने से नया सेशन जी। आता है, और अप्रैल मिड मई के आसपास में स्कूलों में छुट्टियां हो जाती है, गर्मी की छुट्टियां हो जाती है, और अमूमन जुलाई के आसपास में स्कूल खुलते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ स्कूल्स के साथ यही हाल है। तो अभी जो लॉस हुआ है अप्रैल का, मई का, मैं इसको बहुत बड़ा लॉस नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने सरकारी स्कूल में काम करते समय देखा है कि अप्रैल और मई के महीने में ज्यादातर फोकस जो है वो नए बच्चों के इनरोलमेंट पे रहता है। लेकिन ओके। अगर ये सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुआ और ये खिंचा थोड़ा लंबा, जैसा कि अभी इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में अभी कोरोना, खास करके जो नॉर्थ इंडिया के जो हिस्सा है जहाँ पे माइग्रेंट्स लेबरर्स बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं, तो वहां पे जो कोरोना का जो एक तरह से प्रभाव है वो बढ़ रहा है। तो वैसी दृष्टि में मैं देख रहा हूँ कि अगर ये खिंचा, थोड़ा लंबा खिंचा, तो सबसे बड़ा इशू आ सकता है कि बच्चे जो है स्कूलों में भेजने से डरेंगे, क्योंकि उनको डर रहेगा कि कहीं ना कहीं कोरोना का उस पर कोई असर ना हो जाए। और सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमने एक फॉर्मूला है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग को ही फॉलो करके हम इस कोरोना पे लगाम लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है छोटे बच्चों के लिए, खास करके प्राइमरी सेक्शंस के बच्चों के लिए बहुत ही टफ टास्क होगा, टीचर्स के लिए भी, स्कूल्स के लिए भी, कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर पाए। और मुझे लगता है कि एप्रीहेंशंस बहुत ज्यादा होंगे, और फिर से मैं बात करूंगी गवर्नमेंट स्कूल्स में ये बहुत ओके। इम्पॉसिबल टाइप का होगा कि हम सभी बच्चों को एक प्रॉपर पीपीई किट टाइप का प्रोवाइड करके, जी। पूरा अभी चाइना से वीडियो आ रहे थे, वियतनाम से वीडियो आ रहे थे, और भी देशों में वीडियोस आ रहे थे हम्म। कि जहाँ पे पूरा प्रोटेक्टिव मेजर्स के साथ हम बच्चों को पढ़ते हुए देख रहे थे। मुझे लगता है कि वैसा प्रोवाइड कर पाना भारत जैसे देश में असंभव जैसी स्थिति है अभी फिलहाल। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अटेंडेंस का बहुत बड़ा इशू होने वाला है। अगर स्कूल खुल के भी गया तो ड्रॉप आउट बहुत बड़ी संख्या में मुझे लग रहा है कि हो जाएंगे अगर ध्यान नहीं दिया गया है तो ये दो चुनौतियां मुझे लग रही है। तो चैलेंजेस की जब बात करते हैं तो अभी बहुत सारी चीजें सुझाई जा रही है। अभी ब्रुकिंग्स का एक रिपोर्ट आया है, जी उसके हवाले से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जी जब हम आज के चैलेंज में देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जी और मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, और जर्मनी में भी मैं यहाँ देखता हूँ कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों को एजुकेशन पहुँचाने की चेष्टा की जा रही है। जी लेकिन जी। जब हम अपने यहाँ बात करते हैं तो जैसे स्कूल है, अब लाइव क्लासेस चलाना, हम्म। ऑनलाइन क्लासेस चलाना, तो ये एक जी सॉल्यूशन है, और भारत जी सरकार की पहल भी रही है, स्वयं जैसे प्लेटफ़ॉर्म से और भी कई सारे प्लेटफ़ॉर्म सरकार ने बनाए हैं। लेकिन जी मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे देश में ये बात माननी पड़ेगी कि डिजिटल डिवाइड अभी भी बहुत है। चाहे जी वो जेंडर के बेसिस पर हो, चाहे वो जहाँ से हम बिलॉन्ग करते हैं, चाहे वो रूरल और अर्बन डिवाइड की वजह से हो। जी। अ, प्राइवेट स्कूल्स जनरली मान लीजिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर अफ़ोर्ड कर भी पाते हैं, तो सबसे जी। पहली बात जो है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के पास क्या ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? हम्म अगर नहीं अवेलेबल है तो क्या वो अवेलेबल करवा सकते हैं? तो इसको आप हम्म। कैसे देखते हैं? ये जो डिवाइड है, ये क्या, जी। अगर ये डिवाइड को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो क्या ये फर्दर इनइक्वालिटी की तरफ नहीं हम बढ़ाएँगे? निश्चित तौर से मैं डिजिटल डिवाइड को इंडिया में बहुत ही एक मेजर इशू के तौर पे मैं देख रहा हूँ आज के समय में। और स्पेशली जब आप देखते हो ना कि मैं दूर दराज के इलाकों की बात कर रहा हूँ, मैं लगातार टीचर्स के कांटेक्ट में हूँ, टीचर्स से बात कर रहा हूँ। टीचर्स से जो बात करते टाइम में ये फील होता है कि जो सरकारी स्कूल में जो है वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उसके बावजूद भी वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को इंगेज करें। लेकिन इंगेजमेंट का जो लेवल है, कितने बच्चों को इंगेज कर पाएंगे, अगर ये सवाल है, तो बहुत सारे इलाकों में, खास करके जो थोड़ा सेमी अर्बन टाइप का है, या फिर जो शहरी इलाकों के बगल के जो जगह हैं, या जहाँ पे नेटवर्क का कोई इशू नहीं रहता, तो वहां पे हो सकता है कि
50% तक के बच्चे लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं और डिजिटल एजुकेशन में। लेकिन दूर दराज के ऐसे भी इलाके हैं जहां पे 10%, 20% बच्चों को भी डिजिटल एजुकेशन दे पाना एक असंभव सा टास्क, एक बहुत मुश्किल सा टास्क है। दूसरा चीज है कि डिजिटल डिवाइड, जब हम बात करते हैं तो डिजिटल डिवाइस की भी बात करनी पड़ेगी हमें। और डिजिटल डिवाइस की जब बात करेंगे तो पता चलेगा कि भारत में कहने के लिए भले ही स्मार्टफोन का नंबर्स बहुत ज्यादा हो, लेकिन स्मार्टफोन जो मेजॉरिटी ऑफ जो जनता रहती है, जो गाँव में, दूर दराज के इलाकों में, उनके पास वो डिवाइस ऐसा नहीं है जो लर्निंग डिवाइस में तब्दील हो सके। एक एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा चीज है कि हमारे भारत में अधिकतर लोगों के लिए मोबाइल एक तरह से इंटरटेनमेंट या फिर कांटेक्ट करने का, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहने का एक जरिया है। और वो उस जरिया में उस एक टूल को लर्निंग के हिसाब से बच्चों को देना, ये थोड़ा टफ टास्क है। तो किसी भी गार्जियन के लिए बहुत मुश्किल है कि वो ज्यादा समय दे पाए उस डिवाइस को कि भाई लो तुम पढ़ाई करो। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि डिजिटल कंटेंट का बहुत ज्यादा अभाव है इसमें। और खास करके सरकारी स्कूल में जो शिक्षक हमारे पढ़ा रहे हैं, वो आज के दिन में कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने हिसाब से डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड कर सके। लेकिन चूंकि उतना ज्यादा एक कंटेंट क्रिएशन का एक पहले से कोई अच्छी ट्रेनिंग, या यूं कहें कि उस हिसाब से हमने कुछ सोचा हो, कुछ एक जमा करके रखा हो कि भाई ये स्टोर में है, हम कुछ निकाल के बच्चों को दें, जी। तो उसका भी एक अभाव है। एक चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहता हूं कि भारत में जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू है। और इंटरनेट की कनेक्टिविटी का जो इशू है उसकी वजह से क्या है कि दूर दराज के इलाकों में अगर आपके पास एक प्रॉपर डिवाइस भी है, आप बच्चों को एजुकेशन भी देने की मंशा रखते हैं और बच्चों के पास भी है डिवाइस, लेकिन इंटरनेट का इतना ज्यादा दिक्कत है कि आप बच्चों को नहीं दे सकते। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे लग रहा है कि डिजिटल डिवाइड जो है एक मेजर इशू बनने वाला है। और उस इस मेजर इशू का कहीं ना कहीं लर्निंग पे पड़ेगा। और चूंकि लर्निंग आउटकम एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ग्लोबली एक लर्निंग क्राइसिस की बातें हो रही है, मुझे लगता है कि ये क्राइसिस थोड़ा एक अलग रूप में हमारे सामने दिखेगा कि जिन बच्चों के पास डिजिटल डिवाइस है, जिन बच्चों के पास ई लर्निंग के एक्सेस है, वो तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे होंगे। लेकिन जिनके पास एक्सेस नहीं है, जिनके पास डिवाइस नहीं है, जिन टीचर्स के पास कंटेंट नहीं है या कंटेंट है भी तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो दिक्कत होगी। और एक लास्ट पॉइंट की कहा जा रहा है कि टीवी और रेडियो के जरिए हम बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड करेंगे। यकीन मानिए टीवी और जो रेडियो है वो बच्चों को इंगेज करने का एक माध्यम हो सकता है, बच्चे को सीख भी जी। सकते हैं, लेकिन जी। क्लासरूम लर्निंग को कोई भी चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। तो जी। ये जी। एक चीज है जो जिसको हमें सोचना पड़ेगा। जी मैं उस पे आ ही रहा था, लेकिन उससे पहले मैं डिजिटल डिवाइड से ही एक जरूरी सवाल है जी कि जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तो वो तो है ही, लेकिन जब हम जी ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो आज जैसे आपने थोड़ा सा टच किया, मैं चाहता हूँ आप उस पे थोड़ा डिटेल में जाएं कि हमारे जी जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, जी बेसिकली उनको डिमीन करना मेरा कोई मकसद नहीं है, जी लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड होती है, अगर मान लीजिए जी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार की, लेकिन जी क्या हम टेक्नोलॉजिकल स्किल्स के रूप में अगर देखें तो क्या हम ये तैयार हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब बच्चों को सही तरीके से शिक्षा उपलब्ध करा जा सके? ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि गलती उनकी नहीं है, ये क्राइसिस भी अपने जी आप में एक नया है, पहली बार हम्म, सब कुछ हो रहा है एक तरीके से। जी तो लेकिन एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या हम्म, हमारे पास वो स्किल्स अवेलेबल हैं? हम्म। देखो, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि हम रिमोट लर्निंग का चलो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दे भी दिया, तो क्या हमारे शिक्षक इस लायक हैं या ये कैपेबल हैं, क्या उनके पास वैसा स्किल्स है कि वो बच्चों को दे पाए? तो मैं इसमें थोड़ा, मेरा थॉट प्रोसेस कुछ अलग है और मैं इसको इस तरीके से सोचता हूँ। जब भारत में कंप्यूटर का खूब यूज होने लगा तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि हमारे कॉलेज के ब्रांच में पहली बार कंप्यूटर लगा, तो जो उसके स्टाफ थे उनको जानकारी नहीं थी और काफी कई लोग तो बूढ़े थे, रिटायरमेंट के एज में थे, लेकिन उनको उनका ओरिएंटेशन किया गया, उनको बताया गया। शुरुआत में उनको दिक्कतें हुई, उनको आ गया क्योंकि वो अ, एक उनके अंदर में ईगरनेस भी थी, रिक्वायरमेंट भी था, और कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि अगर हम कंप्यूटर सीख लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा।
तो मेरा मानना है कि ई लर्निंग को लेकर भारत में जिस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए थी, रिमोट लर्निंग कैसे दिया जाना चाहिए, रिमोट लर्निंग के कंटेंट्स कैसे क्रिएट होने चाहिए, रिमोट लर्निंग में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं खास करके रूरल इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में, उसके मिटिगेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे हम बच्चों को रीच आउट कर पाएंगे, कैसे बच्चों को लर्निंग के साथ जोड़ पाएंगे, लेकर बहुत अच्छी तैयारी भारत में नहीं है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगर शिक्षकों को इस दृष्टि से अगर उनको तैयार किया जाए, उनको एक एक आइडिया दिया जाए, उनको एक प्रॉपरली, खास करके मैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ा रोल देखता हूँ, स्पेशली एनसीईआरटी का और स्टेट लेवल पे एससीईआरटी का, कि अगर ये दोनों टीचर्स को इनेबल करने की दिशा में अगर काम करेंगे, जो कर भी रहे हैं किसी हद तक, तो ये काम, ये स्किल आरे नहीं आएगी और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उस चीज को करेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक छत्तीसगढ़ का मैं स्टोरी पढ़ रहा था और वो स्टोरी में मैंने देखा कि वहां पे गांव में बहुत दिक्कत है, लोगों के पास ये नहीं है कि वो ऑनलाइन कंटेंट जो है प्रोवाइड कर सके, ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड कर सके। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गांव के मंदिर का यूज किया और गांव के मंदिर में जो माइक लगी रहती है, उस माइक को उन्होंने क्या किया, बच्चों को पढ़ाने का जरिया बना दिया। और उन्होंने, वो क्या करते हैं कि हर शाम में और सुबह में भी इस्तेमाल करते हुए वो बच्चों को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह ऐसा भी हो रहा है कि जैसे व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, भले ही हो सकता है कि 10%, 20%, 30% बच्चे ही जुड़ रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप बना के बच्चों को छोटे छोटे टास्क दे रहे हैं जिससे वो बच्चे कहीं ना कहीं इंगेज हो सके। छोटे छोटे लर्निंग कंटेंट्स आ रहे हैं, तो टीचर सीख रहा है। पहले वो कभी व्हाट्सएप के जरिए भी, मतलब वो हमेशा मैसेज का आदान प्रदान करता था, पढ़ाई भी संभव है ऐसा कभी नहीं सोचता था, लेकिन वो यूज कर रहा जी है। मैं नहीं बोलता कि कोई माइक्रोसॉफ्ट का जो ये है टीम ऐप है या फिर बाकी के जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है उसके थ्रू पढ़ाई हो रही है हमारे सरकारी स्कूलों में, बट जी यकीन मानो कि हमारे मैक्सिमम जो सरकारी स्कूल है वहां पे टीचर्स कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं इनोवेटिव की, जहां पे हम बच्चों को जोड़ के रिमोट लर्निंग के साथ। और मैं स्किल को बाधा नहीं मानता, ओके। अप्रोच में कुछ कुछ चीजें होगी जो चेंज करने पड़ेंगे, मुझे लगता है। चलिए, इसी ऑप्टिमिज्म की जरूरत है हम सबको। ये अनोखा जी एग्जाम्पल दिया आपने। आपने जी एनसीईआरटी की बात की, मैं इसके साथ थोड़ा करिकुलम पे फोकस भी करना चाहता हूँ। जी कि हमारे यहाँ करिकुलम ऑलरेडी ओवरलोडेड होता है जब हम जी देखते हैं, मतलब जी अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो। जी तो अभी इस सेशन में हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी बच्चों पे इतना प्रेशर है, जब हम जी एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो स्कूल्स जी में। जी तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को एक कोई पॉलिसी ऐसी लेकर आनी चाहिए जिससे आने वाला जो एक सेशन है पूरा साल का, उसमें हम्म। हम कुछ करिकुलम कटौती की बात, क्या ऐसी कोई चर्चा हो रही है, या ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है? और अगर ऐसा होता है तो क्या इससे बच्चों का नुकसान होगा? तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है और अ, मैं कल किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताई कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और फिर सेकेंड भी हुआ था, उस समय लंबे समय तक यूरोपियन कंट्रीज में स्कूल बंद रहे, वहाँ के कॉलेज इंस्टीट्यूशंस बंद रहे, बहुत ज्यादा लर्निंग पे उसका इम्पैक्ट हुआ था। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज कहाँ है बताने की जरूरत नहीं है, हो सकता है उनके स्टैंडर्ड्स में भले ही कुछ आगे पीछे हो सकता है, अ, ऐसे मुश्किल कहीं भी आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि करिकुलम में कटौती जो है उससे बच्चों पे कितना इम्पैक्ट होगा वो बात का समय है, लेकिन हम बच्चों के ऊपर ओवरलोडेड हम नहीं कर सकते बच्चों को, क्योंकि एक अच्छा खासा टाइम कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं। कोरोना के बाद जब कैसी परिस्थिति बनती है, अभी तो हाल फिलहाल में तो नहीं दिख रहा है कि स्कूल खुलने जा रहा है। तो इस गैप को पाटने के लिए बहुत जरूरी है कि जो, मैं नहीं बोलूंगा कि कोई भी पार्ट इररेलेवेंट होता है, लेकिन जो लगता है कि थोड़ा कम रेलेवेंट है तो हटाकर बच्चों को जरूर उसको देना चाहिए। और भारत सरकार में अभी जो माननीय एचआरडी मिनिस्टर हैं उनको मैं सुन रहा था, तो करिकुलम कटौती की बात उन्होंने की है। और साथ ही साथ में केवल करिकुलम के हिसाब से ही नहीं, बल्कि बात करी जाए एग्जामिनेशन के हिसाब से भी, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जामिनेशन के बारे में जी, जी, जो जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि हम वैसे एग्जामिनेशन को क्या करेंगे कि इंटरनल एग्जामिनेशन और जो उनका पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है
उसके आधार पर हम बच्चों को पास आउट करेंगे, उनको अगली क्लास में प्रमोट करेंगे। तो करिकुलम कटौती की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, करना चाहिए। ऐसा कर लेने से बच्चों के ऊपर थोड़ा सा कम प्रेशर रहेगा। और जी रही बात इसकी भरपाई की, इसकी नुकसान क्या होगा, मुझे लगता है कि नुकसान की भरपाई से ज्यादा अभी चिंता ये होनी चाहिए कि बच्चे किसी न किसी तरीके से लर्निंग की मुख्यधारा में लौटे। अगर थोड़ा जी। आगे पीछे लर्निंग का कुछ छूट भी जाता है तो हम उसको बाद में कवर कर सकते हैं। और उसके लिए दिशा प्रभा स्वयं जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह ऑनलाइन बने हैं, उसका इस्तेमाल जो एक्सेस कर सकते हैं, आराम से एक्सेस जिनके पास है डिजिटल लर्निंग का, वो उससे कवर अप कर सकते हैं, खास करके ऊंची कक्षाओं के लिए। मतलब जो मैं हम्म। अभी बात करूं कि करिकुलम की कटौती कहाँ पे बहुत ज्यादा नीडेड है, मुझे लगता है कि क्लास 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के बीच में मुझे लगता है कि वहां पे करिकुलम में थोड़ी सी कटौती होनी चाहिए, ताकि इस टाइम का कवर कर सके उसको। जी। वेरी वेल सेड। आई मूव टू माय लास्ट क्वेश्चन। सो आपने बात की प्रेशर की और स्ट्रेस की। अभी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने, सीईओ सत्या नाडेला जी ने भी बात की कि जैसे वर्क फ्रॉम होम की हम बात करते हैं, तो वर्क जी। फ्रॉम होम से उन्होंने बात की है कि लॉन्ग टर्म में ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं एक कोई स्टडी इस पे पढ़ नहीं पाया हूँ, आपसे व्यू जानना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हम बच्चों को टेक्नोलॉजी के ज़रिए पढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उससे एक नॉलेज का शेयरिंग तो हो सकता है, लेकिन जो ये ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हम जिसको बोलते हैं ऑफ चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल और बी इट इन एनी अदर इंस्टीट्यूशन, एनी अदर जी। लेवल ऑफ एजुकेशन, सो वो कहीं न कहीं मिस होगा। मतलब सो उसके लिए अगर आप कुछ ऐसा उदाहरण हो आपके मद्देनज़र कि आपको कि इसको कैसे हम भरपाई कर सकते हैं, कि क्योंकि जो प्रोलॉन्ग चलेगा अगर लॉकडाउन, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट पे जो बाधा आ रही है, उसको कैसे हम भरपाई कर सकते हैं? और दूसरी बात जो ये स्ट्रेस, प्रेशर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको चिंता होती रहती है कि इतना समय निकल गया, पढ़ाई नहीं हो पा बिल्कुल। रही है। इसको बिल्कुल। लेकर के कैसे हम क्या-क्या अनोखे कुछ तरीके अगर आपको ध्यान में आ रहे हों, तो शेयर करना चाहेंगे आप? तो इस इसके दो एस्पेक्ट हैं। मतलब एक तो है कि उन्होंने ठीक कहा कि वर्क फ्रॉम होम जो है, सच कहे, मैं खुद अपने ऑफिस को बहुत मिस करता हूँ। और ऑफिस के काम में या फिर आप भी क्लासरूम को बहुत मिस कर रहे होंगे, चाहे कितना भी ई लर्निंग बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा हो, ऑनलाइन लर्निंग। और खास करके बच्चों के साइकोलॉजिकल हिसाब से देखो कि हर व्यक्ति, जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे चाहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ रहें, चाहे वो गांव का बच्चा हो या शहर का बच्चा हो या दुनिया के किसी देश का बच्चा हो। वो क्लासरूम की जो मस्ती होती है, जो क्लासरूम का इंटरेक्शन होता है, वो क्लासरूम का जो सोशल, एक जो एक सब अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे इकट्ठा बैठते हैं, एटलीस्ट वहां पे टीचर कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, सब एक होते हैं। और मैं पिछले दिनों न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि आज के दिन में हमारे क्लास में कई ऐसे उबर के ड्राइवर के बच्चे पढ़ते थे, कई ऐसे बच्चे पढ़ते थे जो कहीं पे जॉब करते हैं, रात में नाइट ड्यूटी करते हैं और सुबह में आते थे हमारे क्लासरूम में। अ, और ऐसे सारे बच्चे, हमें कभी नहीं अंदाजा लगता था कि कौन बच्चा किस बैकग्राउंड का है। जब पर्सनल इंटरेक्शन होता था तब पता चलता था क्या सोच रहा है। लेकिन एक बच्चा सोचता था कि हर बच्चे के साथ हम एक अच्छे से हम अच्छे से सीखते हैं, एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं, खेलते हैं। छोटी क्लास के जो बच्चे हैं, आप किसी भी छोटे बच्चे से बात करो कि तुम स्कूल को मिस करते हो, शायद ही कोई बच्चा होगा जो कहेगा कि हम मिस नहीं करते, जबकि वो अपने घर वालों के साथ है। मुझे लगता है कि ये जो स्कूल है या फिर कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस है, इसका ये केवल पढ़ने पढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो बात आप कर रहे थे, एक पूरे समाज के जो हर तरह के गतिविधियां उससे रूबरू होने का भी एक अवसर देता है। और एक व्यक्ति का सामाजिक जो नेचर है ना, हम में और जंगली जानवर में शायद इतना ही फर्क है कि हमारे पास दिमाग भी है, और साथ ही में सोसाइटी हमें ग्रूम करती है, हमें सपोर्ट करती है, और फिर हमारे हेल्प करने के लिए बहुत सारे हमारे टीचर्स, मेंटर्स, तमाम तरह के लोग होते हैं। ये डिस्टेंस लर्निंग से, रिमोट लर्निंग से नहीं हो सकता। एक तो पहली चीज जी, क्या है कि स्कूल जब खुलेंगे, तो अभी के दौर में, और जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो वहां पे हमारे बच्चे, जो मैक्सिमम बच्चे जो खास करके अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं, उनके घरों में बहुत तरह की दिक्कतें चल रही है। वो बच्चे भी अपने स्कूल से दूर हैं, उनका पढ़ाई लगभग
काफी डिस्टर्ब हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं परेशान है। जो ऊंची कक्षाओं में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले हैं, वो आगे के करियर को लेकर बहुत तरह की दुविधाओं में है। तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ को लेकर सरकार को और खास करके जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको भी आगे आना चाहिए और अपने स्कूलों में इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा किसी भी तरीके से स्ट्रेस में ना रहे और फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा ना सोचे। उसके साथ साथ में मुझे लगता है कि योगा और जो कुछ काउंसलिंग वगैरह की जो प्रोसेस है, एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर बच्चों के लिए शुरू होनी चाहिए, जहाँ पे वो अपनी चाहे अगर उनकी कुछ चिंताएं हैं खास करके तो वो उसको साझा कर सके। यूनिवर्सिटीज में तो बन रहे हैं, लेकिन स्कूल एजुकेशन को लेकर कि हम स्टेट गवर्नमेंट, चूंकि ज्यादातर स्कूल्स जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स चलते हैं, तो हर स्टेट कम से कम बच्चों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्थाएं करे। एनसीईआरटी ने एक पूरी लिस्ट जारी की है हर स्टेट के लिए कि कौन से काउंसलर हैं, तो उनका भी एक हेल्प लेना चाहिए। और कुल मिला के मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी एक बड़ा कंसर्न बना है, तो उसको भी ध्यान में जी। रखते हुए अगर काम करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि एक बेहतर ये रहेगा। जी आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं तो अभी मास्टर्स में हूँ, लेकिन हम लोग भी क्लास को उतनी मिस करते हैं। तो जी क्लास का जो एक माहौल होता है, एक लाइव डिस्कशंस होती है, मतलब वो मतलब हमारे प्रोफेसर्स भी इस बात को एग्री करते हैं कि उसको आप सप्लीमेंट नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। मैं एक लास्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे कि हमने तो ये चैलेंजेस और आज के टाइम में क्या सॉल्यूशन करना चाहिए उसकी बात करी। अ, जी ये कोविड-19 चैलेंजेस तो लेके आया ही है, मतलब वन ऑफ इट्स काइंड, बट ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी लेके आया है। जी सो जी एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, खास करके हम देश में, अपने देश में देखते हैं तो बहुत सारी चीजों पर हम बहुत सालों से करना चाहते थे और नहीं जी कर पा रहे थे। जी 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 क्या ये समय आपको लगता है कि ये एक ड्रास्टिक चेंजेस हम कर सकते हैं? और अगर जी कोई 3 चीज़ आप बता सकते हैं कि ये एजुकेशन सेक्टर में कोविड-19 को एज़ ए अपॉर्च्युनिटी की तरह इस्तेमाल करते हुए, हम जी आज के समय में ऐसा वो ल कर सकते हैं, तो वो जी। कौन-सी ऐसी 3 चीज़ें होंगी? तो एक तो पहला चीज जो मुझे लगता है कि टीचर्स के लेवल से प्रिपरेशन की बात मैं करना चाहूंगा। और उसमें उसमें दो एस्पेक्ट जोड़ना चाहूंगा कि जो हमारा ओल्ड पेडागोजिकल जो प्रैक्टिस है कि हम अपने करिकुलम को फिनिश कर दें, हम टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग हम करते हैं। मुझे लगता है कि उसकी बजाय हमें खास करके ऑनलाइन लर्निंग में आप देखते हैं कि जब तक बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है वो बच्चा इंगेज नहीं होगा, क्योंकि आप दूर हैं, उसको कोई डर भय नहीं है। वहां पे काफी सेल्फ मोटिवेशन जरूरी होता है। और अ, वो कंटेंट को लेकर और थोड़ा सा वो कंटेंट काफी इंटरेक्टिव हो, बच्चों को भाए, वो भी जरूरी है। और साथ ही साथ में पेडागोजिकल स्किल्स भी उसमें इन्वॉल्व हो। तो मुझे लगता है कि टीचर्स की प्रिपरेशन इस हिसाब से हो सकती है कि जो आपके ओल्ड जो प्रैक्टिसेस है उसको, जो टेक्स्ट बुक बेस्ड जो लर्निंग की जो बात करते थे, उसको थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड एजुकेशन की तरफ हमें थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। उसके हिसाब से उनकी तैयारी होनी भी चाहिए। और मैं बिल्कुल इसमें इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन ही एक विकल्प है, बल्कि मैं कहता हूँ कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन इसका एक कॉकटेल, एक मिक्सचर, एक उसका एक संयुक्त फॉर्म बनाना पड़ेगा। और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, ट्राइबल क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऐसी स्थितियों को निपटने के लिए क्या कर सके। दूसरा जो मुझे लगता है कि में जो अपॉर्चुनिटीज आई है सरकार के लेवल पे जो मैं देख रहा हूँ, एक तो टीचर्स के लेवल पे देखा, एक सरकार के लेवल पे ये देख रहा हूँ मैं कि सरकार के पास एक अच्छा अवसर है कि भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक डेवलप किया जाए। और मैं यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ कि दुनिया के बाकी के देशों में ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं है, वहां पे भी बहुत समस्याएं हैं। लेकिन वहां पे अ, ये ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी का, वहां पे हो सकता है हम कनेक्शन ना लें लेकिन हमारे इलाके में ब्रॉडबैंड के कनेक्शन उपलब्ध है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी आती है, भले ही हमारे पास इंटरनेट का हमने कोई खरीदा ना हो डेटा, लेकिन है वहां पे अवेलेबल। भारत में वैसी स्थिति नहीं है। और भारत में भारत नेट जो प्रोजेक्ट है, मुझे उससे काफी एक उम्मीद बंधी है। भारत सरकार ने खास करके 2014 के बाद देश के लगभग 1.25 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर लिया है। लेकिन हमारे जो बाकी के जो 1.25 लाख पंचायत हैं उसको भी कनेक्ट करना चाहिए। साथ में वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई इशू ना आए, इसलिए भारत सरकार ने जो प्लान किया है खास करके नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत कि हम यहाँ पे जो मोबाइल टावर से उसका नंबर दुगुना करेंगे, वो उस काम को हमें तुरंत करना पड़ेगा।
और उसके साथ में एक चीज ये करना पड़ेगा कि सरकार और समाज में जो काम करने वाले लोग हैं उनको ऐसे हमें डिवाइसेस, खास करके बच्चों को भी और टीचर्स को, आज के दिन में टीचर्स के पास भी, बहुत सारे टीचर्स के पास उपयुक्त डिवाइसेस नहीं है बच्चों को पढ़ाने जी, के लिए, तो उसको एक सब्सिडाइज्ड फॉर्मेट में देना चाहिए। और तीसरा जो मुझे लगता है समाज के स्तर पे जो एक अवसर आया है कि आज के दिन में, खासकर मैं सरकारी शिक्षकों की बात करूंगा दूर दराज के इलाकों में, कि मैं देख रहा हूँ, मैं कल भी यूपी के कई सारे टीचर से बात कर रहा था, बिहार के टीचर से बात कर रहा था, मध्य प्रदेश के टीचर से बात कर रहा था, सब सारे शिक्षक दिन में सेवा और शिक्षण मतलब टीचिंग और सर्विस दोनों कर रहे हैं। कि आज ऐसा अवसर मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा जब टीचर्स अपना सर्वस्व पूरा दिन भर, खास करके ऑफिशियल्स डिपार्टमेंट, पूरा शिक्षा विभाग आज लोगों की सेवा करने में, जो जो भी सेंटर्स बने हैं जहाँ पे लोग रुक रहे हैं, फिल्टर्स हो रहे हैं, या फिर बाकी भी एक्टिविटीज जो चल रही है, राशन बांटने का काम हो, या फिर बाकी जो भी सुविधाएं दी जा रही, सब में शिक्षा विभाग और शिक्षक लगे हुए हैं। तो उनकी सेवा बहुत ज्यादा हो रही है और इसी बीच में कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो बच्चों को इंगेज भी करे लर्निंग के साथ। जी, तो जी, समाज का दायित्व बनता है कि समाज आगे आए और इन शिक्षकों की, इन जो शिक्षा विभाग है उसके जो इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट करे। और अटेंडेंस का प्रॉब्लम समाज दूर कर सकता है, स्कूल की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए समाज अगर आगे आएगा, तो कोविड-19 के बाद जब स्कूल खुलेगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा अवसर है स्कूल और सोसाइटी के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का, उसको बेहतर बनाने का। और अभी की सेवा से मुझे लगता है कि लोगों का लोग के प्रति, सरकारी विभाग के प्रति एक अच्छी छवि बनेगी और उसका जी, असर हमारे स्कूलों में देखने को मिला है। तो ये तीसरा विषय जो मैं एक अवसर के रूप में देख रहा हूँ कि स्कूल सोसाइटी रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे। जी। जी, आपने जी, बिल्कुल बहुत सही कहा। मैं अपने जर्मनी के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे अगर इसको हम रिलीजियसली फ़ॉलो करते हैं। तो यहाँ भी कई सारे स्कूलों से मेरा इंटरैक्शन हुआ है पिछले कुछ महीनों में और मैंने जी, देखा कि आपने जो बिंदुओं पे सजेस्ट किए वो यहाँ पे एक्चुअली फ़ॉलो करते हैं लोग। सोसाइटी जी, का बहुत ही बड़ा रोल होता है यहाँ पे स्कूल के फंक्शनिंग में और जी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इसका पॉज़िटिवली उपयोग भी कर पाएँगे। बिल्कुल। इतने आपने पिछले 10-12 वर्षों का अपना एक्सपीरियंस से जो गेन किया है, उसको आपने साझा किया। मतलब मैं यहाँ से जब देखता हूँ तो इंडिया एक ऐसे ही अभी उभर के आ रही है कंट्री जिसके पास कोविड-19 बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आया है। चैलेंजेस तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आया है और मुझे लगता है हमारा एजुकेशन सेक्टर उसमें से एक है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और ऐसे ही हम लोग साथ में मिलके लगता है एजुकेशन सेक्टर में काम करेंगे, भविष्य में भी। बिल्कुल, धन्यवाद जुड़ने के लिए। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद मनी, और थैंक यू सो मच कि हम लोग आज एजुकेशन जैसे विषय पे और खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में हमने कुछ बातें जी, की। होपफुली हमारी इस बातचीत से जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो जो भी व्यूअर्स हैं उनको शायद 1-2 एक्शन पॉइंट्स मिले होंगे और हम सब जी, मिलके उन बच्चों के बारे में सोचेंगे जो जी। सच में हमारा अटेंशन डिज़र्व करते हैं। थैंक कुछ यू सो कुछ मच। लोगों के कमेंट आए हैं, रुपेंद्र जी ने बहुत अच्छी बातें की है, जो आप कह रहे हैं उनसे वो एग्री करते हैं। जी, रोहित तिवारी जी के ओपन बुक टेस्ट की एक सजेशन आया है। मुझे यकीन है कि इन सारे सजेशंस को हम लोग एज़ ए फाउंडेशन भी कोशिश करेंगे कि इन सारे सजेशंस को हम उचित जगह तक पहुँचाएँ बिल्कुल। और अ मतलब मुझे ये आशा है कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को एक आपकी जो इनसाइटफुल एक्सपीरियंस है, वो भी लोगों को सीखने का कुछ मौका मिलेगा। थैंक जी, यू। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।